नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से बीएचयू वाले के प्लेटफॉर्म पर। और आज हम लोग रिसर्च एप्टीट्यूड का लास्ट टॉपिक यानी कि लास्ट क्लास होगा, यानी कि ये हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड का चौथा क्लास है। और इसमें हम लोगों ने को पढ़ना है जो की कॉन्सेप्ट हैं, कुछ टर्म्स हैं, उसके संदर्भ में देखेंगे। तो रिसर्च एप्टीट्यूड का अगर हम रिकैप करें इससे पहले कि क्या क्या पढ़ चुके हैं, तो हमने कहा था कि इस चैप्टर को अगर आप मेजर क्लासिफिकेशन करेंगे आप तो चार भागों में बांट सकते हैं, जिसमें सबसे पहला था मीनिंग, डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक। ये इसके पार्ट में हमने रिसर्च के बारे में, उसका मीनिंग क्या होता है, क्या डेफिनेशन होता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, इसके संदर्भ में जानना था। उसके बाद दूसरा जो लेक्चर हुआ, दूसरा कॉन्सेप्ट जो है इसमें इंपॉर्टेंट है, वो है इसके टाइप ऑफ रिसर्च। कि रिसर्च जो है अलग अलग कौन कौन से टाइप के होते हैं, जिसमें हम लोगों ने डिस्क्रिप्टिव यानी अलग अलग आधार पे अलग अलग टाइप ऑफ रिसर्च पढ़ा था, यानी 6 अलग अलग बेसिस के आधार पे अलग अलग टाइप ऑफ रिसर्च पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने स्टेप ऑफ रिसर्च पढ़ा था कि भाई रिसर्च के क्या क्या स्टेप होते हैं। तो उसके संदर्भ में हम लोगों ने पढ़ा कि लगभग अगर देखें तो 8 स्टेप को हम लोगों ने एक एक करके समझा है। अगर आप इन तीनों के वीडियोस नहीं देखें तो आप उसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हम लोग जो लास्ट पढ़ रहे हैं कि कुछ इसमें कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, स्पेशल कॉन्सेप्ट है और स्पेसिफिक टर्म्स हैं। तो उसको समझेंगे, इसका क्या मतलब होता है। जैसे यानी कि आज के क्लास का अगर ऑब्जेक्टिव्स कहें कि आज का क्लास का क्या ऑब्जेक्टिव्स है, तो हम लोग 4 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले जो इसमें इंपॉर्टेंट कुछ डिफरेंसेस हैं वो पढ़ेंगे। डिफरेंसेस में क्या क्या है आज हम लोग पढ़ेंगे कि थीसिस क्या होता है, थीसिस कैसे डिसर्टेशन से अलग होता है और डिसर्टेशन का क्या मतलब होता है, और कैसे एक आर्टिकल क्या होता है। यानी रिसर्च से संबंधित हम बात कर रहे हैं तो आर्टिकल भी रिसर्च से संबंधित बात करेंगे कि आर्टिकल रिसर्च में कैसे कैसे होते हैं, ठीक ना। उसके बाद जो दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट होगा आज जो हम पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग से। हाइपोथेसिस से संबंधित बात करें कि हाइपोथेसिस क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं और कैसे इसकी टेस्टिंग होती है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, बच्चों को काफी जो है कॉम्प्लिकेटेड लगता है। तीसरी जो बात करेंगे बिब्लियोग्राफी पढ़ेंगे कि क्या होता है बिब्लियोग्राफी, इसका क्या रोल होता है, इसके अलग अलग स्टाइल्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे एपीएस स्टाइल क्या होता है ना, एमएलए स्टाइल क्या होता है, इसके संदर्भ में पढ़ेंगे आज अच्छे से। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करेंगे, है ना। इंपॉर्टेंट टर्म्स जैसे कि हमको क्या होता है सेमिनार, क्या होता है वेबिनार, क्या होता है कोलोकियम, क्या होता है वर्कशॉप, इन सब के मतलब, शोध गंगा क्या है, गंगोत्री क्या है, इनफ्लेविनेट क्या है, इन सभी चीजों को आज की वीडियो में हम बहुत विस्तार पूर्वक समझेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक, ताकि इतने महत्वपूर्ण टॉपिक्स को आज के क्लास में सीखेंगे और यहाँ से आपको एग्जाम में जरूर क्वेश्चंस बनते हैं। तो बने रहिए, शुरू करते हैं एक एक करके। चलिए सबसे पहले आज हम लोग डिफरेंसेस को सीखते हैं, ठीक। डिफरेंसेस, थीसिस क्या होता है। देखिए जब थीसिस और डिसर्टेशन की बात करेंगे तो इसमें 2 तरह के मॉडल हैं। एक यूएस मॉडल है, क्योंकि देखिए इसमें कंफ्यूज हो जाइएगा, इसलिए मैं पहले बता दे रहा हूं कि एक यूएस मॉडल है और एक यूके मॉडल है ना। यूके मॉडल पे आधार पे इंडिया का भी मॉडल है, इसलिए हमारे इंडिया में वो चीज है जो यूके मॉडल पे है, ठीक। इसलिए आप देखिएगा कि केवीएस मदान की पुस्तक में, है ना, थीसिस और डिसर्टेशन का डिफरेंस जो लिखा हुआ है वो अलग है जो हम लोग के इंडियन यूनिवर्सिटीज में होती है ना। यूएस मॉडल में क्या होता है कि थीसिस और डिसर्टेशन, है ना। तो सबसे पहले हम लोग इंडियन यूनिवर्सिटीज में क्या होता है वो देख लेते हैं। इंडियन यूनिवर्सिटीज में अगर हम बात करें तो यहाँ भी थीसिस होता है और डिसर्टेशन होता है, ठीक ना। लेकिन यहाँ जो डिसर्टेशन होता है वो एमए की डिग्री के लिए रिक्वायर्ड होता है कि आप किसी भी सब्जेक्ट में, खास करके सोशल साइंसेज में अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं तो मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट करने के लिए एक जो पेपर होता है वो डिसर्टेशन का होता है। और यहाँ जो इंडिया के टर्म में जो यूके मॉडल है उसमें डिसर्टेशन ब्रीफ होता है, शॉर्ट होता है, और ये एक रिसर्च होता है। आप प्राइमरी रिसर्च करते हो लेकिन ब्रीफ रिसर्च करते हो, एग्जिस्टिंग लिटरेचर को आप रिव्यू करते हो, और एक स्पेसिफिक रिसर्च होता है, ये डिसर्टेशन में आता है जो मास्टर्स की डिग्री के लिए होता है। जबकि थीसिस क्या होता है, ये पीएचडी की डिग्री के लिए, यानी पीएचडी की डिग्री के लिए जरूरी होता है, और ये एक लॉन्ग होता है ना, और ये लंबा होता है। ये आपकी प्राइमरी वर्क के आधार पे होता है, आप इसको टाइम लेके रिसर्च करते हो, और 4 साल 3 साल, है ना,
दे करके आप इसको अच्छे से काम करते हो। ये आपका प्राइमरी वर्क होता है। इसके आप प्राइमरी सोर्सेज के आधार पे एग्जिस्टिंग लिटरेचर्स और सोर्सेज को एनालाइज करके आप इसको रिसर्च करते हो। तो इस तरह का थीसिस होता है। तो ये बड़ा होता है, ये छोटा होता है। ये पीएचडी की डिग्री, ये यूके मॉडल यानी जो इंडिया में अभी एग्जिस्टिंग कंडीशंस है उसके आधार पे। लेकिन अगर आप यूएस मॉडल में जाओगे, जो आपके केबिस मदान की पुस्तक में लिखा हुआ है, यहाँ उल्टा है, जस्ट इसके उल्टा, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ थीसिस क्या है कि लिखा है कि एमए के लिए, मास्टर्स की डिग्री के लिए थीसिस चाहिए होता है, जबकि डिजर्टेशन वहां के पीएचडी के लिए चाहिए होता है। ठीक है, बाकी चीजें क्या होती है कि थीसिस जो है ये शॉर्ट होता है, डिजर्टेशन वहां लॉन्ग होता है, क्योंकि उल्टा है। वहां डिजर्टेशन बस कहते हैं, लेकिन पीएचडी की डिग्री है, बड़ी डिग्री है, तो हाँ डिजर्टेशन में आपको अधिक काम करना होता है, थीसिस ब्रीफ होता है। तो सीधी सीधी बात, बस नाम का अंतर है। जो हम लोग जहां थीसिस बोलते हैं, वहां यूएस मॉडल में उसको डिजर्टेशन बोलते हैं, यानी लंबा होता है, बड़ा होता है, आपको प्राइमरी सोर्सेज के आधार पे खुद का वर्क करना होता है डिजर्टेशन के लिए, जो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, थीसिस के लिए करते हैं। सेम थीसिस वहां ब्रीफ होता है, जो हम डिजर्टेशन के लिए ब्रीफ करते हैं, है ना, एक प्राइमरी वर्क करते हैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे, तो ये हम लोग यहाँ डिजर्टेशन में करते हैं, उसी चीज को वहां थीसिस बोला जाता है यूएस मॉडल में। तो बस इतना अंतर था, आप समझ गए होंगे आई होप। अगर इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट के जरिए आप पूछ सकते हैं। तो बस इतना ही जानना था। अब देखिए आर्टिकल, लेख जिसको हम बोलते हैं, एक बहुत सारे लेख होते हैं, लेकिन हम यहाँ रिसर्च की बात कर रहे हैं तो हम रिसर्च आर्टिकल की बात करेंगे। ठीक, अब रिसर्च आर्टिकल भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका आर्टिकल भी, यहाँ रिसर्च आर्टिकल, सॉरी रिसर्च के संबंध में हम बात कर रहे हैं इसलिए इसका नाम होगा, एक रिसर्च आर्टिकल होता है, रिसर्च आर्टिकल, और एक होता है रिव्यू आर्टिकल, रिव्यू आर्टिकल होता है। ये दोनों का मतलब क्या होता है समझ लेते हैं। रिसर्च आर्टिकल का मतलब होता है कि आप इस छोटे से, ये लेख है, हालांकि थीसिस से भी डिसर्टेशन से भी ये ब्रीफ होता है, लेकिन आप क्या करते हो कि इस आर्टिकल में आप किसी प्राइमरी सर्वे करते हो या रिसर्च करते हो, उसके आधार पे आप जो ब्रीफ और कॉन्साइज वे में जो अपनी इंफॉर्मेशन होती है, जो जानकारी होती है, उसको आप लिखते हो, एक्सप्रेस करते हो, उसी को आपको रिसर्च आर्टिकल कहा जाता है। सपोज कि आप कोई सर्वे कर रहे हो, मान लीजिए किसी एक सैंपल ले लिया, जैसे वाराणसी के अगर हम संदर्भ करें तो वाराणसी में हम देखते हैं कि मान लीजिए हमें स्मोकिंग का रेशियो, स्मोकिंग इन यूथ, हमें एक सर्च करना, हमें नहीं पता, स्मोकिंग इन यूथ, हम एक सर्वे करें और देखें 100 सैंपल मान लीजिए अलग अलग एज का हमने ले लिया और उसके ऊपर सर्वे किया। सर्वे करने के बाद जो हमें डेटा के बाद जो इन्फॉर्मेशन आएगा प्रोसेस करने के बाद, तो उसको जो हम छापेंगे, पब्लिश कराएंगे या रिपोर्टिंग करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे कि ये जो जानकारी मुझे मिली, उसको रिसर्च आर्टिकल कहेंगे। कि आपके प्राइमरी वर्क पे, आपके सर्वे पे, फाइंडिंग पे जो बातें निकल के आई, उसको आप जब लिखते हो, ब्रीफली लिखते हो, कम शब्दों में एक्सप्रेस करते हो, तो उसको रिसर्च आर्टिकल कहते हैं। जबकि रिव्यू आर्टिकल तो नाम से ही क्लियर है, रिव्यू मतलब, है ना, तो ये रिव्यू करते हैं, यानी ऐसा आर्टिकल जो किसी जानकारी के संदर्भ में एग्जिस्टिंग लिटरेचर, जो भी साहित्य है या पहले से किताब या पुस्तक, जो भी जानकारी है, उसको आपने क्या किया, रिव्यू किया, है ना। उसका रिव्यू करने के बाद आपको जो जानकारी समझ में आई, वो आप एक कॉन्साइज वे में जो लिख रहे हो, उसी को रिव्यू आर्टिकल कहते हैं। ठीक ना, या आप अपनी नई समझ या इंटरप्रिटेशन दे रहे हो, तो इसको रिव्यू आर्टिकल के रूप में कहा जाता है। और बड़ी बड़ी जो जर्नल्स हैं, रिव्यू आर्टिकल को अपने यहाँ पब्लिश कराती हैं और इसका बहुत वैल्यू होता है, जैसे स्कोपस होता है, यूजीसी केयर लिस्टेड होता है, तो इस तरीके के जर्नल्स में आपको ये पब्लिश करना होता है। और इसके आपके कई अलग अलग इंसेंटिव्स मिलते हैं, जब अगर आप या तो आप मास्टर्स में हैं या फिर आप पीएचडी कर रहे हैं या ऐसे भी आप एकेडमिशियन हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, तो आपका जो पब्लिक मतलब पब्लिश जब होता है आर्टिकल, तो आपकी वैल्यू बढ़ती है, आपको पॉइंट्स मिलते हैं, वेटेज मिलता है, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने समझा। बाकी और भी डिफरेंसेस है, हम लोग देखते हैं। तो ये हो गया डिफरेंसेस को लेकर के जो हमें इसमें पढ़ने थे। ठीक, चलिए, तो डिफरेंसेस वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे हाइपोथेसिस के बारे में। हाइपोथेसिस क्या होता है? देखिए, जब हम लोग स्टेप ऑफ रिसर्च पढ़ रहे थे, तो जब स्टेप में हम लोगों ने पढ़ा, स्टेप ऑफ रिसर्च में, कि भाई 8 अलग अलग स्टेप होते हैं, जिसमें जो पहला स्टेप था, जिसमें हमने फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च की बात की थी, कि फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, यानी जो भी आप रिसर्च करने जा रहे हो,
तो उसका क्या प्रॉब्लम है, क्या डिमांड है, क्या उसका सॉल्यूशन होगा, उसको अच्छे से समझना। उसी में हम लोगों ने फर्दर पढ़ा था कि आप सबसे पहले सब्जेक्ट स्पेसिफिक करिए, सब्जेक्ट को स्पेसिफिक बनाइए कि आप किस चीज पर रिसर्च करेंगे, क्या सॉल्यूशन ढूंढेंगे, है ना, जो टाइटल से आप रिप्रेजेंट करते हो। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने कहा था कि लिटरेचर रिव्यू करते हैं, उससे संबंधित जो भी आंकड़े रहते हैं, डेटा रहते हैं, लिटरेचर है तो उसको रिव्यू करते हैं ताकि उससे हमें मदद मिले और रिपीटेशन से बचे। उसके बाद हमने कहा था कि आप जो भी रिसर्च फैक्टर्स हैं उसको आपको ध्यान में देखना है कि इस रिसर्च में हमारे क्या क्या फैक्टर्स होंगे, क्या क्या वेरिएबल्स होंगे, आप उसको अच्छे से समझ लें ताकि आप उसके अनुसार रिसर्च डिजाइन करते हैं। इसी में हम लोगों ने देखा था कि आप अपने ऑब्जेक्टिव्स तय कर लेते हैं कि मेरा क्या क्या उद्देश्य होगा, है ना, इस रिसर्च प्रॉब्लम में क्या क्या ढूंढना है, तो उसके फिर सब ऑब्जेक्टिव्स भी हम बना सकते हैं। और लास्ट था एक हाइपोथेसिस क्रिएट करना। हाइपोथेसिस क्रिएट करना जरूरी होता है ताकि ये आपको बताता है कि रिसर्च में आप शुरू में क्या मान के चल रहे हैं, क्या आपका टेंटेटिव प्रेडिक्शन है, क्या आपका टेंटेटिव आंसर्स होगा जो आप क्वेश्चन या प्रॉब्लम जो ढूंढ रहे हो उसका आंसर। क्योंकि आप पहले से कुछ ना कुछ जो एग्जिस्टिंग लिटरेचर उसको आप पढ़ते हैं तो आपका खुद का एक सेल्फ परसेप्शन डेवलप होता है। और हाइपोथेसिस को अगर एक शब्द में कहें तो एक प्रकार का एडुकेटेड गेस कहा जाता है कि एक प्रकार का गेस है या एक प्रेडिक्टिव आंसर है। आप पहले से क्या कर सकते हो, प्रेडिक्शन कर सकते हो या एक टेंटेटिव आंसर्स कह सकते हो। टेंटेटिव का मतलब होता है संभावित उत्तर, कि आप जो प्रश्न कर रहे हो या जो कंडीशन बता रहे हो वो इस आधार पे कह रहे हो, ठीक ना। ये आपका हेल्प क्या करता है रिसर्च में, तो इसके दो काम होते हैं। एक तो आपका टॉर्च लाइट का काम करता है। टॉर्च लाइट क्या है, टॉर्च लाइट का कैसे, मान लीजिए उदाहरण के लिए समुद्र में, है ना, आप समुद्र तो विशाल है, कोई दिशा नहीं दिखता, खास करके रात में देख लो या बादल छाए हुए तो आपको सूरज नहीं दिखे तो आपको ये भी नहीं पता चलता कि किस डायरेक्शन में जा रहे हो समुद्र में। तो जब समुद्र में आप जा रहे हो और किधर पहुंचना है, क्योंकि आप इधर भी जा सकते हो, इधर भी जा सकते हो, इधर भी जा सकते हो, लेकिन आपका जैसे वो लाइट हाउस क्या करता है, लाइट हाउस बताता है ना कि मुझे भले ये रास्ता हो लेकिन अल्टीमेटली पहुंचना इस किनारे पे है, और वो हम लाइट हाउस के लाइट को देखते हुए आते हैं। वैसे हमें हाइपोथेसिस क्या करता है, मार्गदर्शन करता है कि फाइनली हमें रिसर्च में, क्योंकि जब आप किसी भी फील्ड में रिसर्च करते हो तो अथाह वहां पे इंफॉर्मेशन होता है, बट उस इंफॉर्मेशन में आपको ढूंढना क्या है, आपको जस्टिफाई क्या करना है, क्या टेस्ट करना है, ये आपको हाइपोथेसिस या आपका मार्गदर्शन करता है कि आपका आंसर किस चीज को ढूंढना है। क्योंकि जो भी आप हाइपोथेसिस क्रिएट करते हो उसी को आपको जस्टिफाई करना होता है या टेस्ट करना होता है, या तो यस या तो नो। तो ये आपको हेल्प करता है, ठीक ना। तो ये आपको एक क्या करता है, एक टेंटेटिव गेस या प्रेडिक्शन देता है कि आपका क्या सॉल्यूशन होने वाला है। यानी कि एक तो ये मदद करता है कि आप किधर रास्ता, दूसरा आपको पूरे समुद्र में विशाल इंफॉर्मेशन के जो सूचना है या जो आंकड़े हैं या स्रोत हैं, उस विशाल स्रोत में आपको एक किनारा बताता है कि आपको जाना कहाँ है। ये हाइपोथेसिस का रोल है। अब इसकी हाइपोथेसिस को हम जनरली टेस्ट भी करते हैं, क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस यही होता है कि हाइपोथेसिस अगर टेस्ट दो तरीके का हुआ, या तो हाइपोथेसिस एक्सेप्ट कर लिया गया या तो रिजेक्ट हो गया। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग। चलिए, अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। मैं यहाँ पे अभी जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग की जो बात करूंगा कि मैं, क्योंकि हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो है, हाइपोथेसिस की जो टेस्टिंग है, अगर मैं एक ही बार में पढ़ाऊं तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और वीडियो लंबा बन जाएगा, है ना, हौच पौच हो जाएगा। इसलिए मैं क्या करूंगा कि मैं अभी एक आउटलाइन बताऊंगा, और इसके अलावा अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो मैं टेस्टिंग की जो खास करके स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग होती है उसके पूरे स्टेप को विथ एग्जांपल समझाऊंगा, जो न्यूमेरिकली फॉर्मूले से कैसे उसको जस्टिफाई करते हैं विद द चार्ट एंड ग्राफ। लेकिन फिलहाल मैं यहाँ बता रहा हूँ कि हाइपोथेसिस क्यों करते हैं और कैसे होता है और इनमें कौन कौन से स्टेप होते हैं। तो देखिए, हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो है जनरली दो प्रकार से होता है। एक तो भाई आप जनरल करते हो, जनरल टेस्ट करते हो, और एक जो है जो आप स्टैटिस्टिकल करते हो, जो खास करके आंकड़ों का खेल होता है, क्वांटिटिव मेथड में, खास करके साइंस वाले में या क्वांटिटिव रिसर्च में हेल्प होता है। ठीक, जनरल बात में अगर आप करते हो कि हाइपोथेसिस जो भी आप बनाते हो, हाइपोथेसिस आपके रिसर्च में या तो वो पास हो जाएगा, यस कि हाँ एक्सेप्टेड हो जाएगा, या तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। दो ही कंडीशन होता है। दोनों कंडीशन में आपको एक निष्कर्ष निकल जाता है कि आप जो पहले सोच रहे हो तो वो सही था
आपने डॉक्यूमेंट में प्रूफ किया, पूरे रिसर्च में आप पाया, और आप सपोर्ट कर सकते हो, जस्टिफाई कि हम पहले जो सोच रहे थे रिसर्च के दौरान वो सही मिला, है ना, उसका आपको सपोर्ट मिल गया। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि आप जो पहले सोच रहे थे, मान के जो चल रहे थे, वो डॉक्यूमेंट में ऐसा नहीं मिला और उसके अगेंस्ट मिल गया, तो आपको ये चीज भी जो आपका मानना था वो एक भ्रम बन जाता है और वो जस्टिफाई हो जाता है कि नहीं, जो हम सोच रहे थे वो गलत है, यानी उसके अपोजिट जो चीज है वो सही है। ठीक, मान के चलिए मैं उदाहरण मान लूं कि विमेन एजुकेशन इन वाराणसी, ठीक है, विमेन एजुकेशन इन वाराणसी में मान के चल रहा हूं, तो मैं इस पर रिसर्च करूं और इस पे मैं लिटरेचर पढूं और उसके बाद मुझे ऐसा मान लिया कि विमेन एजुकेशन इन वाराणसी जो है पुअर कंडीशन है, ठीक है, और मैं ये मान के हाइपोथेसिस ये दे दिया कि कंडीशन ऑफ विमेन एजुकेशन इन वाराणसी इज पुअर ड्यू टू द एरोगेंस ऑफ, या यू कैन से कि सरकार के इग्नोरेंस की वजह से या ना ध्यान देने की वजह से जो वाराणसी के महिला शिक्षा की जो स्थिति है वो स्थिति बदतर है, पुअर है। तो ये मैं मान के चल रहा हूँ और मैं फिर इस पे पढ़ा, किताब ढूंढा, डॉक्यूमेंट देखा, है ना, फिर मैं सर्वे किया, लोगों से जानकारी इकट्ठा किया, बाद में पता चला कि नहीं, जो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ ऐसा नहीं है, जो राष्ट्रीय एजुकेशन का जो लिटरेसी रेट है उससे बेहतर है वाराणसी की। अगर ऐसे आ गए तो मैं मान लूंगा कि जो मेरा पहला का मानना था वो गलत है और यहाँ की जो कंडीशन है वो बेहतर है, तो ये जस्टिफाई हो गई, है ना। तो एक तो हाइपोथेसिस हमारा या तो कट जाता है या तो फिर वो सही हो जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं, तो जनरली हाइपोथेसिस को दो भागों में बांट देते हैं, दो तरह के हाइपोथेसिस जनरल में कहते हैं कि एक तो हम नल हाइपोथेसिस बना लेते हैं, नल हाइपोथेसिस, और एक हम बनाते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ठीक ना। नल का मतलब ये ना, यानी कि ना, नहीं, ये सब टर्म आपको मिलेंगे और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, हाइपोथेसिस जीरो यानी कि कुछ नहीं, नॉट, और एक होता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस HA। ये टेक्निकली अगर स्टैटिस्टिकली करेंगे तो इसका थोड़ा सा मीनिंग आपको स्पेसिफिक हो जाता है, जबकि जनरली अगर बात करें कि कोई भी रिलेशन अगर हम करें, मान लीजिए कि हम ऑनलाइन एजुकेशन की बात करें कि ऑनलाइन एजुकेशन होने से या प्लेटफॉर्म डेवलप होने से विमेन एजुकेशन जो है बढ़ोतरी हुई है, विमेन एजुकेशन बढ़ोतरी हुई, इन दोनों में मैंने रिलेशन की बात की, तो नल हाइपोथेसिस कहेगा कि इन दोनों का कोई रिलेशन ही नहीं है, ये कह देगा कि ऑनलाइन एजुकेशन से विमेन एजुकेशन पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा है। जबकि अल्टरनेट हाइपोथेसिस इसी का क्या कहेगा, सीधा अपोजिट कहेगा कि नहीं, क्या है कि ऑनलाइन एजुकेशन से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आने से क्या हुआ है कि विमेन एजुकेशन में रिलेशन हुआ है। अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन ये बताएगा कि रिलेशन है। तो इस तरीके का समझिए कि नल हाइपोथेसिस ये होता है, ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का मतलब ये होता है। अगर आप नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सपोर्ट हो जाता है, एक्सेप्ट हो जाता है, या तो फिर अगर ये एक्सेप्ट हो गया तो ये क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो यही बात है। और यहाँ जनरली एक टेबल हम आपको बनाते हैं कि यहाँ पे एरर की बात होती है और यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसको आप समझ लें क्योंकि यहाँ पे आप याद करने में आसान रहेगा कि मान लीजिए नल हाइपोथेसिस को, क्योंकि अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुआ या एक्सेप्ट हुआ उसी के आधार पे हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को कर सकते हैं। तो हाइपोथेसिस, ठीक, नल हाइपोथेसिस जिसको हम H0 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक, ये आपका ट्रू हो सकता है, यानी जो है आप सही कहिए, या फॉल्स हो सकता है, दो ही कंडीशन हो सकता है कि आपने जो माना है, और इसको दो ऐसा टेबल बना सकते हैं इसमें ये, ठीक। अब एक तो है कि नल हाइपोथेसिस यानी H0 या तो एक्सेप्ट हो जाए या तो ये H0 रिजेक्ट हो जाए। तो जनरली आप सर्च करते हो या फिर स्टैटिस्टिकल डाटा में डेटा कलेक्ट करते हो और उसको फिर जस्टिफाई करते हो यानी कैलकुलेशन करते हो, है ना, ये दो तरीके से होता है। इसमें भी स्टैटिस्टिकल तरीके से जब करते हैं तो मान लीजिए कि ट्रू है और आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया तो ये आपका करेक्ट कंक्लूजन हुआ। अगर लेकिन आप इसको एक्सेप्ट नहीं करते बल्कि रिजेक्ट कर देते, है ना, तो ये टाइप 1 एरर हो जाता। इसी एरर को हम कहते हैं टाइप 1 एरर, जिसको अल्फा से डिनोट किया जाता है, ठीक ना। तो ये पूछता है टाइप 1 एरर कब होता है, तो कब होता है कि जब हाइपोथेसिस आपका ट्रू है बट रिजेक्ट कर दिया गया है ना। एक्सेप्ट हो गया तब तो ठीक है, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं हुआ तभी तो इस बॉक्स में आ गया, रिजेक्ट कर दिया। ये देखिए, ये
एक्सेप्टेड का सिंबल है, ये रिजेक्टेड का सिंबल है। तो अगर ये रिजेक्ट हो गया तो ये सही होने के बावजूद भी ये रिजेक्ट हो गया तो इसको टाइप 1 एरर कहते हैं, ठीक ना। लेकिन अगर ये फॉल्स है, मान लीजिए कि हाइपोथेसिस जो हम नल हाइपोथेसिस लिए वो फॉल्स है, और फॉल्स जो है फिर भी ये एक्सेप्ट कर लिया, फॉल्स होने के बावजूद भी ये एक्सेप्ट कर लिया, जो कि नहीं करना चाहिए, तो ये गलती हुई और इस टाइप 2 एरर कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? टाइप 2 एरर, और इसको बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक ना। ये पूछा जाता है कि टाइप 2 एरर कब होता है, तो जब हाइपोथेसिस फॉल्स हो लेकिन फिर भी उसको एक्सेप्ट कर लिया गया नल हाइपोथेसिस को, तो ऐसे एरर को टाइप 2 कहते हैं। और इसी को बोलते हैं मिस्ड अपॉर्चुनिटी। भाई मिस्ड अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या हुआ कि भाई आप अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सही हो सकता था लेकिन आपने फॉल्स हाइपोथेसिस को ही एक्सेप्ट कर लिया, तो आपका ये गलती हो गया। आप आगे चल के रिसर्च कर सकते थे, रिलेशन ढूंढ सकते थे, है ना। तो इसीलिए, और अगर आपने रिजेक्ट कर दिया यानी फॉल्स है ये हाइपोथेसिस जो है, नल हाइपोथेसिस फॉल्स है, और आपने उसको देखा और कहा कि नहीं ये आपने रिजेक्ट कर दिया, तब ये आपका करेक्ट कंक्लूजन हो जाएगा, ये आपका जो निष्कर्ष होगा सही कहलाएगा, करेक्ट कंक्लूजन कहलाएगा, ठीक ना। तो यहाँ भी करेक्ट कंक्लूजन ही हो गया। तो ये चार्ट याद रखिएगा, यहाँ से जो जनरली क्वेश्चंस पूछ देता है कि टाइप 1 एरर क्या होता है, टाइप 2 एरर क्या होता है और क्यों होता है, तो नल हाइपोथेसिस के एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन पे कैसे डिपेंड करता है। तो ये चार्ट अगर आपको याद है तो आपसे क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक ना। चलिए, तो ये तो मैंने जो जनरल मोटे मोटी बात थी वो कह दिया, लेकिन अब थोड़ा सा जो कॉम्प्लिकेटेड वे है इसमें स्टैटिस्टिकल वे में, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए स्टैटिस्टिकल में क्या है कि स्टैटिस्टिक्स जैसे संख्या का इस्तेमाल होगा स्टैटिस्टिकल में, और स्टैटिस्टिकल में आपको 6 स्टेप हम अपनाते हैं। क्या क्या? सबसे पहले सेटिंग ऑफ हाइपोथेसिस, सेट हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस सेट करेंगे आप कि आप क्या है, और हाइपोथेसिस 2 ही हो सकते हैं, या तो आपका नल हाइपोथेसिस जिसको H0 से रिप्रेजेंट करेंगे, या अल्टरनेट हाइपोथेसिस जिसको HA से दे। अगर ये एक्सेप्ट हो गया तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, अगर ये एक्सेप्ट हुआ तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, दूसरा आपका क्या है कि आपने जब हाइपोथेसिस सेट कर लिया तो अब आप सेट सिग्निफिकेंस लेवल, जो सिग्निफिकेंस लेवल है उसको आप क्या करेंगे, सेट करेंगे। जो आपका क्या हो सकता है, 1% होता है, 5% हो सकता है, 10% हो सकता है। ये सिग्निफिकेंस लेवल क्या है? जब आप स्टैटिस्टिक्स में बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो एक पॉपुलेशन पैरामीटर है, जो एक पॉपुलेशन दिया हुआ है, मान लीजिए कि दिया हुआ है ओवरऑल कि वाराणसी की महिला लिटरेसी जो है वो 60% है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं बस, अब ये 60% है कि नहीं उस पर नहीं जाना है, बस मैं कह दूं कि वाराणसी के विमेन एजुकेशन की जो लिटरेसी रेट है वो 60% है, ठीक। और मैं कोई सैंपल ले लूं, क्योंकि भाई पूरे वाराणसी की महिलाओं को तो मैं नहीं काउंट कर सकता, उनसे सर्वे नहीं कर सकता, नहीं पूछ सकता, तो मैं एक सैंपल ले लिया, मान लीजिए 100 महिलाओं को ले लिया, 100 वीमेंस को ले लिया, और उसके बाद मैं उनका एवरेज यानी कि मीन निकालता हूं, और मुझे ये आके आ जाता है कि 62% आ रहा है। जितने भी मैंने 100 लोग लिया उनकी अपनी लिटरेसी रेट पूछा और उसके बाद परसेंटेज निकाला तो मुझे 62% आया। तो इन दोनों में डिफरेंस दिख रहा है, और ये कितना डिफरेंस हो सकता है, कितना तक मान्य होगा, तब तक हम टेस्ट करेंगे। तो ये मैक्सिमम 10% ही हो सकता है, तब तक हम टेस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज हाइपोथेसिस टेस्टिंग होगी नहीं। इसी को बोलते हैं सिग्निफिकेंस लेवल बोलते हैं, ठीक ना। तो ये आपका सीधी सीधी बात हो गई। अब जब हम ये कर लेते हैं तो हम कलेक्ट करते हैं डेटा, कलेक्ट सैंपल डेटा, या हम सीधी सीधी बात क्या करते हैं, मीन ऑफ सैंपल निकालते हैं। जो भी सैंपल है उसका मीन निकालते हैं, ठीक। उसकी वैल्यू होती है, सैंपल निकालने का क्या, टोटल वैल्यू बाय टोटल सम अपॉन टोटल नंबर, ये निकल जाता है। इसके बाद हम क्या करते हैं, जब आप सैंपल निकाल लेते हो तो कैलकुलेट द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, कैलकुलेट करते हो आप, कैलकुलेट द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। अब देखिए टेस्ट ना अलग अलग तरीके से करते हैं स्टैटिस्टिक्स के। ये 2 प्रकार का होता है फॉर्मूला, यहाँ पे 2 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। एक फॉर्मूला जो होता है टी बराबर, जो आपको याद रखना है, x ये सैंपल मीन है, माइनस ये होता है, यानी ये पूरा पॉपुलेशन पैरामीटर है जो आपको पहले दिया हुआ है, जैसे 60% दिया हुआ है और आपने निकाला 62%, और उसके बाद अपॉन है स्टैंडर्ड एरर, ये फॉर्मूला है SE का मतलब होता है स्टैंडर्ड एरर, ठीक। यानी आपको समझना है कि ये मीन क्या है भाई, तो ये जो आपने निकाला 62%, ये आपका
क्योंकि सैंपल का जो मीन होगा वो 62% हमने निकाला, तो ये हो गया। पहले से जो पॉपुलेशन का पैरामीटर दिया हुआ ऑलरेडी वो कितना है, तो वो 60% है। और उसके बाद जो ये क्या है, सैंपल स्टैंडर्ड एरर ये कि आप जो सैंपलिंग कर रहे हैं उसमें भी एरर होने के चांसेस हैं, तो वो उसका फॉर्मूला अलग होता है। और सैंपल एरर का वैल्यू होता है डेल्टा अपॉन रूट एन, जबकि डेल्टा क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन कहां तक डेविएशन हो सकता है, ये दिया रहता है वैल्यू कि ये डेविएशन कहां कहां तक कितना हो सकता है किसी सैंपल में, 5%, 5, 4, 10 ऐसे दिया रहेगा। और उसके बाद जो सैंपल का साइज है, जैसे हमने 100 लिया है ना सैंपल, तो ये सैंपल का साइज, n मतलब सैंपल साइज, ये हो गया सैंपल साइज। तो ये मानिए 100 रख लिए, तो आपका ये निकल जाएगा, तो यहाँ से AC निकल जाएगा और यहाँ रख देंगे इसकी वैल्यू, तो आपको टेस्ट की वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पे आप टेस्ट जो करते हैं वो आपके सैंपल साइज पे डिपेंड करता है। अगर 30 से कम है और 30 से ज्यादा है ना, 30 से कम है और 30 से ज्यादा है, तो नॉर्मली आप टी टेस्ट करते हो, एक देखते हो टी टेस्ट करते हो और जेड टेस्ट करते हो, तो ये आपके नंबर पे डिपेंड करता है कि आप टी टेस्ट कब करोगे, जेड टेस्ट कब करोगे, है ना। ठीक, तो ये आपके दो अलग अलग टाइप हैं जो नंबर पे डिपेंड करता है कि 30 से ज्यादा है तो कब क्या करेंगे और 30 से कम है तो क्या करेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया, आपको ये टेस्ट के फॉर्मूला मालूम हो गया। तो ये जो है हम इसको डिटेल जो है क्या करेंगे अगले वीडियोस में, अगर आप कहेंगे तो हम बना देंगे। हालांकि जो ओवरऑल ये टेक्निकल वालों का ज्यादा मतलब यहाँ पे करना होता है, लेकिन फिलहाल जो एग्जाम के पर्पस से इसमें जो टर्म्स आते हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, अगर आप इतना समझ लेंगे तो आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है ना, कि कैलकुलेट करते हैं। इसी के बाद आपका एक स्टैटिस्टिक्स दिया होता है, आप उसको क्या करते हो, कंपेयर करते हो। 5वां स्टेप है कि कंपेयर करना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, कंपेयर द स्टैटिस्टिक्स। जो भी आपको आंकड़े मिले, है ना, जो फाइंड करने के बाद उसको स्टैटिस्टिक्स में आप कंपेयर करते हो। उस वैल्यू, एक चार्ट होता है जिसमें पी वैल्यू और जेड वैल्यू मिलता है, उसको आप कंपेयर करते हो। और यहाँ पे एक चार्ट होता है एक प्रकार से, ऐसे आप देखेंगे कि ये वाला एक जो है नॉर्मल डेविएशन वाला, और एक होता है ये टू टेल है। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ आप देख रहे हैं ये सिमेट्रिक है। ये सिमेट्रिक क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि सिमेट्रिक इसलिए क्योंकि बीच से दोनों इधर भी बराबर है, बिल्कुल हूबहू इधर भी है। लेकिन वन टेल भी बोलते हैं। वन टेल क्या होता है कि इस तरीके का होता है कि ये बीच में मीन नहीं रहता है, ये एक तरीके का होता है। तो ये वन टेल हो सकता है और एक टू टेल होता है। तो इस तरीके का जो है वो टू टेल हो गया। तो ये सब क्या है हम इसको विशेष तरीके से समझ लेंगे। फिलहाल इतना समझेंगे कि जब ये टू टेल दोनों तरफ हो, इसकी वैल्यू दोनों तरफ इसकी जो डेविएशन हो, रिजेक्शन का चांसेस बनता हो, तो ये टू टेल हो गया। लेकिन किसी का एक ही तरफ बस बनता हो, है ना, तो वो वन टेल होगा। तो इस तरीके से समझ लेंगे। और ये चार्ट जो है बनाया जाता है, इसमें हम लोग टेस्ट करते हैं। तो ये बहुत टेक्निकल हो जाता है, तो अगर टाइम रहेगा तो हम आपको इस टेक्निकल चीजों को भी अच्छे से बता देंगे। फिलहाल इतना जानते हैं कि ये वन टेल टू टेल क्या होता है, इस तरीके के चार्ट में क्या होता है। इधर होता है कि आपका रिजेक्शन, क्योंकि इस चार्ट के अंदर अगर वैल्यू आता है तो एक्सेप्ट होगा, अगर इसके बाहर आता है तो क्या होता है, हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है, ठीक ना। और उसके बाद जो है इंटरप्रिटेशन करते हो। जो लास्ट स्टेप है, छठा स्टेप है, इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट। जो भी रिजल्ट आता है उसकी व्याख्या करना, क्योंकि आपका जो हाइपोथेसिस है या तो एक्सेप्ट होगा या तो रिजेक्ट होगा, तो उसके आधार पे आप इंटरप्रेट करोगे कि आपका जो सैंपलिंग था, हाइपोथेसिस था, वो सही है कि गलत है, या आपका जो रिसर्च है वो क्या है, ठीक ना। तो ये आपके स्टैटिस्टिकल है ना, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस टेस्टिंग के 6 प्रोसेस को हम लोगों ने एक एक करके समझा कि इसमें क्या क्या से टर्म्स होते हैं और यहाँ से क्वेश्चंस कौन से पूछे जाते हैं, ठीक ना। चलिए अब जो है हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है बिब्लियोग्राफी, इसको पढ़ते हैं। चलिए ये भी हो गया। अब बिब्लियोग्राफी कहां से आ गया कॉन्सेप्ट, भाई ये क्या होता है, इसका मतलब इसको समझ लेते हैं। तो देखिए, जब हम स्टेप ऑफ रिसर्च पढ़ रहे थे तो उसी में जब हम लोगों ने 8 स्टेप पढ़ा था ना, ऐसे करके 1 से लेके 8, और उसमें जब हम लोगों ने पढ़ा कि जब आप रिसर्च रिपोर्टिंग करते हो तो उसमें आप कई सारी चीजें मेंशन करते हो। जैसे सबसे पहले आप टाइटल ही मेंशन करते हो, जिसमें आप टाइटल में आप नाम, ऑथर, ये सारी चीजें लिखते हो कि क्या आपने रिसर्च किया है। उसके बाद आप कंटेंट लिखते हो, कंटेंट में आपका इंट्रोडक्शन, फिर चैप्टराइजेशन, सारी चीजें रहती है। उसके बाद आप लिस्ट ऑफ फिगर, लिस्ट ऑफ टेबल, ऐसा सब कुछ देते हो। उसके बाद आप क्या देते हो, एक्नॉलेजमेंट देते हो कि हाँ हमको ये रिसर्च करने में कहाँ कहाँ से मदद मिली, किस किस ने मदद किया। उसके बाद आप
रिसर्च डिजाइन मेंशन करते हो कि आपने ये रिसर्च जो किया है वो किस मेथोलॉजी से, यानी कि रिसर्च डिजाइन लिखिए या मेथोलॉजी की क्या मेथोलॉजी अपनाया है, क्या हाइपोथेसिस थी, किस तरीके का आपका फाइंडिंग रहा, यानी कंक्लूजन क्या है, सजेशन आप क्या देना चाहते हैं, फर्दर रिसर्च के लिए आप क्या रिकमेंडेशन चाहते हैं ये। और लास्ट में आप लोगों ने पढ़ा था बिब्लियोग्राफी होती है। बिब्लियोग्राफी का मतलब होता है कि भाई आपने जो भी जानकारी इकट्ठा की, आंकड़े इकट्ठा किए, वो कहाँ से, वो सोर्सेज आपको कहाँ से मिले, उसी की जानकारी, उसी की क्रेडिट देना, ये सारी चीजें को हम क्या कहते हैं, बिब्लियोग्राफी कहते हैं। ठीक, तो अब हम लोग समझ लिए कि बिब्लियोग्राफी कहाँ से आया, तो हम लोग देख लिए कि रिसर्च के स्टेप में ही ये लास्ट जो था उसी के अंतर्गत ये टॉपिक समझना है। अब इसको बेहतर तरीके से समझते हैं कि क्या होता है, इसके अलग अलग स्टाइल क्या होते हैं, ठीक ना। तो जब हम इसमें बिब्लियोग्राफी कहते हैं तो ये एक प्रकार से क्या है, गिविंग या मेंशनिंग ऑल दो सोर्सेज विद देयर ऑनरशिप कह सकते हो, विद देयर क्रेडिट, कि ये आपने कहां से लिया। तो उसका एक सिस्टमैटिक प्रोसेस टू गिव द क्रेडिशन, कि एक चीज कहां से, क्रेडिट देने का, कि ये चीज, ये सोर्सेज मैंने कहां से पाया, किस जगह से पाया। तो ये चीज, इस प्रोसेस को ही बिब्लियोग्राफी कहते हैं। और ये मुख्यतः जो है दो प्रकार के होते हैं जो आपको पढ़ना है, एक एमएलए है और एक एपीए है ना। बच्चे काफी भूल जाते हैं, हम लोग भी भूल जाया करते थे कि एपीए में क्या होता है, एमएलए में क्या होता है, लेकिन मैं आज कोशिश करूंगा कि इसके बाद आप नहीं भूलोगे। क्यों? क्योंकि इसका पहला फुल फॉर्म आप जान लो। तो ये मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन है, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन है, ठीक है ना। और ये क्या है, ए से अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है। ये दोनों एसोसिएशन है जो रेफरेंस देने के अलग अलग तरीके अपनाता है, ठीक ना। अब ये लैंग्वेज से है, साहित्य से है, और ये साइकोलॉजिकल यानी मानव विज्ञान से है, ठीक। अब इसका अगर मतलब समझ गए तो इसके विशेषताओं को भी आप समझ जाएंगे, ठीक ना। एमएलए क्या करता है, देखिए पहले तो ये समझ लेंगे कि एमएलए हो चाहे एपीए हो, चार कंपोनेंट ऐसे होते हैं जो दोनों रिप्रेजेंट करते हैं। क्या क्या? चार जो कॉमन है, बस आगे पीछे ऑर्डर उनका अलग अलग हो सकता है, लेकिन चार चीज क्या वो रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले ऑथर, कि जो उसका लेखक है, जिसने लिखा है। उसके बाद उसका वर्क, कि क्या काम है ना। उसके बाद उसका पब्लिकेशन, कि ये कहां से पब्लिकेशन हुआ है, और ईयर, कब पब्लिकेशन, ये पब्लिकेशन में ही आ जाता है कि कौन सा इसका एडिशन है ना। और फिर वो लोकेशन, कि कहां से वो पब्लिश हुआ है, या किस जगह से आपने आर्टिकल या जर्नल से या वेबसाइट से आपने पढ़ा है। तो ये जो आपको चार जो कंपोनेंट है किसी भी बिब्लियोग्राफी का, ये आपको चाहे वो एमएलए हो चाहे एपीए, इनको मिलेगा। बस ऑर्डर अलग अलग हो सकता है कि लोकेशन पहले देना है या लोकेशन बाद में देना है ना। ऑथर को पूरा लिखना है या शॉर्ट में लिखना है, ये बस स्टाइल में अलग अलग है, ठीक ना। अब ये जो बिब्लियोग्राफी देते हैं ये दो तरीके से होता है। कौन कौन? देखिए, एक तो हम नोट्स के तौर पे देते हैं अंतिम में, जिसको इंड नोट या फुट नोट्स कहते हैं। इंड नोट भी कहते हैं, जो पूरे आर्टिकल या जो आप लेख लिखते हो उसके अंतिम में देते हैं, तो उसको इंड नोट बोलते हैं। सपोज कि मैंने 10 पेज का एक लेख लिखा है, तो लास्ट में 11वां पेज में, 12वां पेज में जो हम पूरा जिक्र करेंगे कि हमने जो सोर्सेज लिया वो कहां कहां से लिया, तो इसको एंड नोट बोलते हैं। लेकिन एक फुट नोट भी होता है। फुट नोट क्या होता है? जब हम हर पेज के नीचे ही उसका मेंशन कर दें कि ये जानकारी हमने कहां से ली है, इसको हम फुटनोट कहते हैं। यानी पैर के नीचे, यानी पेज का जो पैर है, यानी नीचे वाला हिस्सा, उसके नीचे ही अगर हम लिख देते हैं तो उसको फुट नोटिंग बोलते हैं। लेकिन अगर लास्ट में लिखते हैं तो इंड नोटिंग लिखते हैं। आजकल ट्रेंड भाई साहब फुटनोट का ज्यादा है, ठीक ना। चलिए, अब तो ये नोट्स हो गया। लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं कि हम बीच में ही कोई, मान लीजिए फैक्ट या कोई डेटा ऐसा डाल रहे हैं, तो उस लाइन में ही, पूरे सेंटेंस में ही उसका जो लाइन दिख रहे हैं, जो पैराग्राफ ले रहे हैं, वहीं पे हम साइड कर देते हैं, तो उसको इन टेक्स्ट बोलते हैं। तो एक नोट हो गया या एक इन टेक्स्ट बोलते हैं, यानी टेक्स्ट के बीच में ही हमने उसका रेफरेंस दे दिया। अब यहाँ पे देखिए, कहीं आपको रेफरेंसिंग मिलेगा, कहीं साइटेशन मिलेगा, ठीक। तो कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे की साइटेशन का मतलब क्या होता है या रेफरेंसिंग का मतलब क्या होता है। दोनों का मतलब बिब्लियोग्राफी से ही है। लेकिन अभी मैंने कहा कि एक एमएलए है और दूसरा एपीए है। तो एमएलए क्या करता है
कि देखिए साहित्य है, और यही बच्चे भूल जाते हैं। साहित्य क्या करता है? साइटेशन करता है, याद रखिएगा, स से साहित्य और स से साइटेशन, यानी ये बताता है कि ये साइटेशन, इस प्रोसेस, बिब्लियोग्राफी के प्रोसेस को ये साइटेशन कहता है। जबकि अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन क्या कहता है? ये इसको रेफरेंसिंग कहता है। मनोविज्ञान है, और मनोविज्ञान जो कहता है रेफरेंस देने के लिए, यानी मन की क्या है, कहां से लिया गया, रेफरेंस देता है। तो इसको जो देने के प्रोसेस है उसको रेफरेंसिंग कहते हैं। तो समझ गए ना कि भाई बिब्लियोग्राफी को ही एमएलए वाले साइटेशन कहते हैं, यानी बर्क साइटेशन, कहां से ये काम हुआ है उसको साइट करिए। जबकि इसी बिब्लियोग्राफी प्रोसेस को एपीए वाले रेफरेंसिंग कहते हैं। ठीक ना। अब ये रेफरेंसिंग या साइटेशन दो तरीके से होता है, एक इन टेक्स्ट में होता है, दूसरा नोट्स के रूप में रखते हैं। नोट्स भी फर्दर इन नोट या फुटनोट के रूप में रहता है। सब समझ गए? चलिए, अच्छी बात है। अब एक एक एग्जांपल देख लेते हैं दोनों का, एमएलए का और एपीए का। एमएलए क्या है कि साहित्य वाला है। साहित्य वाले क्या करते हैं कि देखिए वो डेट्स पे ज्यादा नहीं जाते हैं। साहित्य वाले वो कहानी पे ज्यादा जाते हैं, किसने लिखा है इस पे, यानी ऑथर को प्रायोरिटी देते हैं, डेट्स को प्रायोरिटी उतना नहीं देते। जबकि अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, ये मनोविज्ञान है, और ये डेट्स को यानी ईयर्स को ज्यादा प्रमुखता देता है। और देखेंगे इसके स्टाइल में ये चीजें दिखेंगे स्पष्ट रूप से। देखिए अब दोनों का एग्जाम्पल देख लेते हैं। एमएलए का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं बुक का, कि अगर कोई किताब का उनको रेफरेंसिंग देना हो तो कैसे देते हैं, कैसे साइटेशन करते हैं। तो बुक का उदाहरण ले, डॉक्टर सत्यपाल सर के मान लीजिए एक किताब है, मान लीजिए, तो उसको कैसे लिखना है। तो हमने कहा कि कंपोनेंट क्या होगा, पहले ऑथर लिखा जाएगा, उसके बाद बुक टाइटल लिखा जाएगा, यानी जो किताब है सब्जेक्ट है, टाइटल और सब टाइटल लिखा जाएगा। उसके बाद फिर उसका एडिशन लिखा जाएगा कि कब कहाँ छपा जाएगा, और लोकेशन लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा ना, है ना, एडिशन या लोकेशन लिखा जाएगा। ठीक ना। तो यही चीज देखिए लिख देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि लास्ट नेम जो होता है, सरनेम होता है, उसको पूरा लिखते हैं ऐसे, यादव, डॉक्टर सत्यपाल यादव उनका पूरा नाम है, तो यादव लास्ट नेम पहले लिखेंगे, और उसके बाद लिखेंगे कॉमा देके सत्यपाल, पूरा नाम लिखेंगे सत्यपाल। ठीक है, उसके बाद फुल स्टॉप लिखेंगे। ये हो गया। अब उन्होंने काम क्या किया, तो उन्होंने काम लिखा बनारस। बनारस ये मान लीजिए एक पुस्तक लिखा है ना, द घाट्स, है ना, अ मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ, ऐसा एक पुस्तक है उनका, अ मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ काशी एंड घाट्स, काशी एंड इट्स घाट्स, ये किताब का नाम हो गया। तो ये हो गया, देखिए दूसरा कंपोनेंट हो गया आपका कि ऑथर हो गया, टाइटल हो गया। अब क्या है, एडिशन, है ना, कि एडिशन देखिए कि कब होगा। तो देखिए कई कई जगह एमएलए वाले में क्या होगा कि पहले ईयर लिख देता है, पहले एडिशन लिख देते हैं कि मान लीजिए इसमें एडिशन मतलब कब छपी, ये तो ये आपका 2018 में इनकी ये पुस्तक छपी है। बाकी ये कहां से छपी है और कौन से प्रकाशन से छपी है ये लिख देते हैं। तो ये वाराणसी से छपी है, वाराणसी से छपी है, कला प्रकाशन से, है ना, कला प्रकाशन या बानी पब्लिकेशन, मतलब ऐसा कोई, ठीक, पब्लिकेशन या प्रकाशन से। ठीक है ना। तो ये इस तरीके की चीजें जो है आपका क्या हो गया, बुक का साइट करने का स्टाइल हो गया। ठीक, इसी तरीके से अगर आर्टिकल हो तो क्या करेंगे, तो कुछ नहीं, यही बस ऑथर, टाइटल, एडिशन और लोकेशन का नीचे बस फॉर्मेट दे देंगे। बस क्या कर देंगे, यादव, सत्यपाल, और मान लीजिए कोई आर्टिकल है, जैसे उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है काशी थ्रू द एजेस, है ना, काशी थ्रू द एजेस, ये छपी है और भी इसका नाम है, लेकिन उस किस जर्नल में छपा है, इन्वर्टेड कॉमा में रख के किस जर्नल में छपा है वो फिर जर्नल का नाम लिखेंगे। तो वो है वाराणसी, वाराणसी मैनेजमेंट रिव्यू करके, मैनेजमेंट रिव्यू करके एक जर्नल है, उसमें छपी है। अब इसमें ही आपको क्या लिखना होता है, वॉल्यूम, क्योंकि एडिशन लिखना है आपको, देखिए यहाँ एडिशन लिखना है, क्योंकि यहाँ तो आपका ईयर में लिख दिया कि ये 2018 में छपी है, वो वाली है, लेकिन यहाँ पे आपको वॉल्यूम, क्योंकि आर्टिकल है, जर्नल है, तो वॉल्यूम लिखना होता है। मान लीजिए वॉल्यूम नंबर ये 4 है, और इशू नंबर होता है जो 1 है, और कब छपी है, तो ये भी 2018 में छपी है ना। अब ये आपने लिख दिया। इसके अलावा भी आपको पेज नंबर लिखना होता है। अगर मान लीजिए जर्नल में पेज नंबर, तो पेज नंबर लिख दिया। उसके बाद लास्ट में यूआरएल लिख सकते हैं। यूआरएल मतलब अगर ये ऑनलाइन है तो उसका उस पूरे वेबसाइट का आप HTTP करके लिख सकते हो। तो ये तरीका क्या हो गया आपका आर्टिकल या जर्नल को साइट करने का। अब यही चीज हम लोग एपीए में देखते हैं कि क्या है।
ठीक ना। तो इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं कि एपीए में आपको हम समझा सके और आप कंपेयर कर लेंगे यहाँ पे। चलिए, तो देखिए सबसे पहला कि ऑथर जो है वो शॉर्ट हो जाता है, क्योंकि यहां पे लिखा जाएगा यादव। अगर बुक की बात करें, है ना, बुक के लिए, तो यही बुक यादव हो जाएगा और शॉर्ट सत्यपाल ना लिखा गया, शॉर्ट हो जाएगा एस। ठीक है। और मैंने पहले ही कहा था कि ये एपीए वाले डेट को प्रमुखता देते हैं, है ना, प्रायोरिटी देते हैं, तो ये पहले 2018 यही लिखा जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद जो टाइटल है, जैसे बुक का नाम क्या है, बनारस, है ना, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ काशी एंड गंगा घाट्स, इट्स घास, काशी एंड इट्स गंगा घाट्स। तो ये मान लीजिए टाइटल्स हो गया पुस्तक का, 18 में हुआ। उसके बाद आप कहाँ छपी है, तो वाराणसी में छपी है, और पब्लिकेशन क्या है, तो वाराणसी कला प्रकाशन। ठीक है, कला प्रकाशन। तो इस तरीके से आप पब्लिकेशन का नाम दे सकते हो, प्रकाशन। ठीक है ना। तो ये बुक का स्टाइल हो गया। यही अगर आर्टिकल हो तो क्या करेंगे, तो देखिए सारी चीजें वही है, आपको बस क्या करना है, यादव लिख लेना है, उसके बाद एस, ये शॉर्ट हो जाता है, बाकी वही ईयर पहले लिख देना होता है। उसके बाद वही जो भी आपका टाइटल है, जो लेख है, आर्टिकल का नाम है, वो लिख देना। जैसे काशी थ्रू द एजेस, ये लिख देना, काशी थ्रू द एजेस लिख देना है, और इसको बंद कर देना। फिर उसके बाद जर्नल का नेम लिखना है। जर्नल क्या था, वाराणसी मैनेजमेंट रिव्यू था, तो ये लिख देना वाराणसी मैनेजमेंट रिव्यू लिख देना है। ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम, यहाँ भी वही चीज लिखा जाता है, लेकिन अब यहाँ ये शॉर्ट है क्योंकि इतना टाइम नहीं देता, तो इसमें आप ऐसे लिख सकते हो कि अगर वॉल्यूम 4 है ना, तो 4 और उसके ब्रैकेट में लिख सकते हो 1। इससे अंडरस्टूड है कि ये वॉल्यूम 4 है और इशू नंबर 1 है। इसके बाद पीपी पेज नंबर लिख सकते हो, क्या क्या पेज नंबर है, और उसके बाद आप इसका URL भी है, अगर यानी कोई वेबसाइट ऑनलाइन एक्सेस कर रहे हो तो वो लिख सकते हो, और डेट ऑफ एक्सेस क्या है। तो ये चीजें आप एपीए में समझ गए। ठीक ना। वही चीज मैंने ये तो कहा कि नोट्स देने के लिए, लास्ट में फुटनोट देने के लिए या इन नोट देने का ये तरीका है। अगर इन टेक्स्ट की बात करें, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था, तो एपीए में और एमएलए में इन टेक्स्ट अगर कोई लिख रहे हैं और जस्ट पैसेज के अंदर, पैराग्राफ के अंदर ही देना हो तो क्या करेंगे, तो ये आपका क्या होता है कि लास्ट नेम, यानी कि अगर यादव, जैसे सत्यपाल सर के बुक का देना है तो यादव, और उसके बाद हम लोग पेज नंबर बस दे देते हैं कि ये उस किताब में लिखी हुई है। लेकिन अगर एपीए में बात करना हो तो ये यादव, और पेज नंबर लिखें या ना लिखें, ईयर हालांकि लिख सकते हैं, ईयर को ये ज्यादा वैल्यू देता है, और उसके बाद पेज नंबर भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे ईयर नहीं है, यहाँ ईयर हो जाएगा। तो बस समझना ये है कि ये भाई मन वाले हैं, मन को या दिमाग को याद रखने में डिफिकल्ट होता है, इसलिए ईयर को हमेशा यानी टाइम को प्रायोरिटी देता है, जबकि टाइम को कम व्यक्ति को प्रायोरिटी देता है, साहित्य वाले, है ना, कि किसने लिखा है। ठीक। तो बस इतना समझ गए। मुझे लगता है कि रेफरेंसिंग का जो मतलब है आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसको प्रैक्टिस कर लेंगे, 1-2 बार एग्जाम्पल देख लेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक ना। चलिए, जो अंतर हम लोगों ने देखा बस यही कि देखिए इसके जो नाम है ना, वो क्या है कि पूरे लिखे जा रहे हैं, इनके नाम शॉर्ट हो जा रहे हैं। जो यादव है यानी सरनेम वो तो कंप्लीट है, लेकिन जो पूरा नाम है, मेन नाम है, वो शॉर्ट हो जा रहा है। दूसरा ये कि इनका डेट लास्ट में लिखा जा रहा है ना, जबकि इनका डेट जो है पहले लिखा जा रहा है। ठीक। उसके बाद और क्या अंतर है, इसी में एक एमएलए में आता है शिकागो स्टाइल। ठीक है। शिकागो स्टाइल क्या है, इसी को एमएलए जैसा ही है, इसलिए मैं अलग से बहुत ज्यादा नहीं बता रहा हूं शिकागो के बारे में, कि एक एमएलए में ही क्या है, शिकागो स्टाइल है, जो इतिहास और बिजनेस से संबंधित वहां पे रेफरेंसिंग यूज होती है। ठीक ना। ये शिकागो में भी लगभग सेम चीज यही रहता है, बस अंतर क्या हो जाता है कि आपको यहाँ ईयर जो है सबसे या तो लास्ट में देते हैं, सबसे लास्ट में पेज नंबर से जस्ट पहले बस इसको रखते हैं, यानी कि लोकेशन भी पहले देते हैं और 2018 यहाँ कर देते हैं। हालांकि इनके एडिशंस भी चेंज होते रहते हैं, तो आप इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे 7th एडिशन में या अपडेट हो गया, अब जो है ईयर को पहले लिख दे रहे हैं, लेकिन हाँ यहाँ नहीं लिखा है। यहाँ किसकी पहचान है, ये है एपीए की पहचान है। ठीक ना। और ये जो है लास्ट में यानी लिखने की पहचान, कि आपको ये टाइटल के बाद, पब्लिकेशन के बाद ही जो है, एडिशन के बाद ही आप ईयर लिखोगे, जस्ट लोकेशन से पहले। तो लोकेशन से पहले एमएलए की पहचान है, शिकागो में लोकेशन के बाद है, यानी लास्ट में लिखा जाता है ईयर। ठीक। चलिए, अभी किन किन जगहों पे यूज होता है ये पूछा जाता है, तो एक सोशल साइंस में और कुछ ह्यूमैनिटीज में यूज होता है। ठीक ना।
साइंस में ये ज्यादातर यूज होता है, सोशल साइंसेज में होता है, ठीक है ना। ये लैंग्वेज जैसा कि नाम ही है, लैंग्वेजेस में यूज होता है, ठीक। बाकी शिकागो हिस्ट्री में, बिजनेस में, इन सब जगह पे यूज होता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, बाकी इसमें और कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। बस ध्यान रखना है कि आपका एक तरीका रेफरेंसिंग का है, साइटेशन का है, किसी वर्क के, किसी काम को क्रेडिट देने का है, ठीक। अब हम लोग इससे संबंधित कुछ टर्म्स हैं जो एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लेता है और हमें नहीं पता होता तो हम गलत कर देते हैं और हमें मार्क्स गंवाने पड़ते हैं। तो उसको जान लेते हैं कि इसी रेफरेंसिंग बिब्लियोग्राफी से संबंधित कुछ शॉर्ट टर्म्स दिए हुए हैं, उसको आप कहाँ इस्तेमाल करते हो, इसका क्या मतलब होता है, ताकि आप एग्जाम में इसको सही कर ले। और अगर कभी आप मास्टर्स हैं या रिसर्च के स्टूडेंट हैं तो आप इसका इस्तेमाल करें। जैसे एक होता है एटल, एक होता है ईविड, आप देखते भी होंगे, एक होता है ऑपलिट, ऐसे करके, है ना। इस तरीके से चीजें जो है आपको लिखी रहती है। ऑपसिट होता है, एक ऑपसिट होता है, और एक जो होता है लॉक्सिट होता है, ठीक, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, इस चीजों को हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को बस समझेंगे। ऑपसिट है ना, एटल होता है, और लॉक्सिट होता है, ठीक। देखिए साइटेशन का मतलब हम लोग समझ ही लिया कि साइटेशन को ही शॉर्ट फॉर्म में लिखा होता है। एटल का मतलब होता है एनी मोर, एनी अदर या एनी मोर, और भी कई सारे लोग। और ये कहाँ यूज होता है, एमएलए में यूज होता है। कब होता है, जब 3 से अधिक 3+ ऑथर्स होते हैं तब इसका इस्तेमाल कर दिया जाता है। उदाहरण के तौर पे जैसे मैंने अभी बताया कि एमएलए में पूरा नाम लिखना होता है और एपीए में शॉर्ट नाम लिखना होता है। तो शॉर्ट नाम आप कितना भी लिखिए, उसमें आप 3 से ज्यादा भी अगर ऑथर्स हैं तो सबका नाम लिखना होता है। जैसे मान लीजिए सत्यपाल यादव, तो यादव सत्यपाल ऐसे करके, फिर मान लीजिए कोई और है रिशु कुमार, तो KR ऐसे हो जाएगा। फिर और कोई है तो मान लीजिए कि उनका लिख दिए, और कोई है तो ऐसे ऐसे करके, और लास्ट वाला होगा तो एंड करके लास्ट वाले का नाम लिख देंगे। ये एपीए में होता है। लेकिन एमएलए में क्या होता है, बड़ा बड़ा नाम हो जाता है, क्योंकि यादव तो पूरा लिखना होगा, उसके बाद फिर आप सत्यपाल लिखेंगे, है ना। तो ये बड़े बड़े नाम हो जाते हैं। इसने से एक तरीका अपनाया कि भाई अगर 3 से ज्यादा हो जाएंगे ना, तो जो मेन लिखने वाला ऑथर होगा पहला, उसको एंड एटल लगा देंगे। एटल का मतलब और एनी अदर, इसका मतलब यही हो जाएगा कि और 3, इसके अलावा भी और कई सारे हैं, तो ये एटल का मतलब हो गया, ठीक है ना। एट ऑल मतलब और, सब के जगह याद रखने का देखिए कितना अच्छा तरीका। एट ऑल यानी ऑल के जगह आप एट लगा दीजिए कि और भी है। नेक्स्ट ईविड का मतलब सेम। जब आप कभी मान लीजिए आर्टिकल लिख रहे हो और एक ही जगह से यहाँ पे आपने फुटनोटिंग दी कि ये वाला लाइन यहाँ से किसी एक ऑथर, मान लीजिए सत्यपाल यादव सर के एक किताब पढ़ रहे हैं, और उसी के पेज नंबर 180 में 2 ऐसे बातें लिखी गई कि यहाँ भी आपने उसको साइट किया है और यहाँ भी साइट किया, और नीचे लास्ट में आप फुटनोटिंग दे रहे हैं। तो आपने पहले वाले के बारे में तो इसमें रेफरेंसिंग दे दी, और दूसरे वाले में फिर वहीं उसी जगह पे आप देना चाह रहे हैं, तो बार बार क्यों लिखना, वही चीज को रिपीट करने से बचने के लिए ईविड लिख देते हैं कि भाई ईविड है वही है। या बहुत होता है तो पेज नंबर चेंज होता है तो आप वो लिख देते हैं कि भाई वही बात है, वही जो मैंने पहले रेफरेंसिंग की है। तो इसमें सेम ऑथर, यानी इसका कब इस्तेमाल करते हैं, जब सेम ऑथर होता है और सेम सोर्स भी होता है। यानी एक ऑथर के कई अलग अलग पुस्तक भी हो सकते हैं, लेकिन अगर ऑथर भी सेम है और उसी का पुस्तक सेम है, यानी दोनों सेम है, तब हम ईविड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, अच्छी बात। अब ऑफसाइट का मतलब होता है कि जो वर्क साइटेड, ये वर्क साइटेड यानी जो ऑपस है यानी वर्क है वो साइटेड हो चुका है। यानी ये तब देते हैं कि कोई ऐसा ऑथर जिसका काम हम लोगों ने साइट कर दिया है कि भाई ये पहले से काम हो चुका है, तब हम ऑफ साइटेड का इस्तेमाल करते हैं। और ये लॉक साइटेड मतलब लोकेशन को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, लोकेशन, लोकेशन, लोकेशन हैज बीन साइटेड, तब हम लिखते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का पेज नंबर यानी किताब, बुक, और उसका पेज नंबर ऑलरेडी हमने पहले लिख दिया है, तो हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, हम लॉक साइट लिख देंगे कि हाँ भाई ये बुक और पेज नंबर मैंने पहले ही मेंशन कर दिया है कि काम कहाँ लिखा गया, यानी उस लोकेशन को। तो बस ये 4 अलग अलग की टर्म्स थे जो बिब्लियोग्राफी से संबंधित है और एग्जाम में पूछा जाता है कि इसका क्या मतलब है, तो आप समझ लीजिएगा, ये अगर याद है तो आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। अब जो है हमें जो पढ़ना है, कुछ की टर्म्स हैं जिसको आपको समझना है कि ये क्या होता है, क्योंकि सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ देता है और आप इससे इसका मतलब अगर आप समझते हो तब तो सही हो जाता है, लेकिन अगर आप नहीं समझते तो गलत कर बैठते हो। देखिए सबसे पहले जो यहाँ टर्म है, एक शोध गंगा है, शोध गंगा है,
शोध गंगोत्री है ना। फिर उसमें इनफ्लेविनेट है, इनफ्लेविनेट है, ये है। इसके बाद भी आप क्या है, शोध गंगा, शोध गंगोत्री, इनफ्लेविनेट हो गया। इसके बाद भी देखिए आपको क्या है, हाँ आपको कॉन्फ्रेंस जानना है कि कॉन्फ्रेंस क्या होता है, ठीक है, कोलोकियम क्या होता है, ठीक। इसके बाद अगर आप देखोगे तो वेबिनार क्या होता है, इसके बाद देखोगे कि सेमिनार क्या होता है, इसके बाद देखोगे कि सिंपोजियम क्या होता है, ठीक ना, ठीक। ये सारे टर्म्स आपको मतलब ऐसे लिखे हुए हैं। इसके बाद एक जो है इम्पैक्ट फैक्टर क्या होता है, इम्पैक्ट फैक्टर क्या होता है, ठीक ना। इसके बाद अगर हम बात करें क्यूनिटिन क्या होता है ना, इस प्रकार से क्यूनिटिन क्या होता है, ऐसे कई सारे टर्म्स आपके लिखे हुए मिलेंगे। वर्कशॉप क्या होता है, इस तरीके से चीजें जो है आपको बस एक एक का मतलब समझ जाना है, ठीक है ना। चलिए इसके साथ ही हम लोग आज की क्लास को अंत कर देंगे, मतलब समाप्त हो जाएगा। सबसे पहले तो कि शोध गंगा और शोध गंगोत्री क्या है, ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और इसका ये एक रिपोजिटरी है जो मेंटेन किया जाता है किसके द्वारा, इनफ्लेविनेट के द्वारा। इसको उसी नाम से लिखिए, इनफ्लेविनेट के द्वारा, ठीक। रिपोजिटरी किस चीज का, थीसिस का। एक जो शोध गंगा है वो सबमिटेड थीसिस का, जो सबमिटेड हो गया, ऑलरेडी सबमिट कर दिया गया है किसी यूनिवर्सिटी में, तो उसका जो आप रिकॉर्ड देख सकते हैं पेज बाय चैप्टर बाय चैप्टर, वो शोध गंगा पे देख सकते हैं। इससे मदद मिलती है जो नए रिसर्च होते हैं उनको, कि वो गाइड कर सकते हैं, अपने आप को हेल्प ले सकते हैं कि कैसा रिसर्च होता है। और ये भी होता है कि रिपीटेशन से बचते हैं, कि हम मान लीजिए कोई ऐसा टॉपिक ले लिए और ऑलरेडी उस पर अगर काम हो गया है तो हम क्यों दोबारा उस पर करें। हाँ, हम किसी आसपास टॉपिक से हेल्प लेकर के अपने रिसर्च को और भी क्या कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। तो शोध गंगा सबमिटेड थीसिस के लिए, जबकि गंगोत्री मतलब अभी बह रही है, अभी चल रही है, यानी कि ऑन गोइंग पीएचडी या एमफिल के लिए जो थीसिस चल रही है, सिनॉप्सिस चल रही है, वो सारे केस में आपको मिलेंगे गंगोत्री पे, शोध गंगोत्री पे मिलेंगे, ठीक ना। तो बस ये समझना था। अब इनफ्लेविनेट क्या है, तो ये यूजीसी के द्वारा मेंटेन है, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर है, जिसका काम है कि अलग अलग यूनिवर्सिटी से जो थीसिस चल रहा है उसको, ये सबमिटेड हो गया, उसको शोध गंगा पे मेंटेन करना, और जो चल रहा है उसको शोध गंगोत्री पे मेंटेन करना, ठीक ना। इसका फुल फॉर्म देखिए क्या होता है, इंफॉर्मेशन मतलब इंफॉर्मेशन एंड लाइव मतलब लाइब्रेरी नेटवर्क, इसका नाम क्या है, फुल फॉर्म इंफॉर्मेशन, INF से इंफॉर्मेशन, याद रखिएगा ये 3 टर्म से बना हुआ है, इंफॉर्मेशन, LIB मतलब लाइब्रेरी, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी, ठीक, और नेट मतलब नेटवर्क, ठीक है ना। ये इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर है जो इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी का एक नेटवर्क के रूप में काम करता है, ठीक। तो ये हो गया। अब आ जाइए कॉन्फ्रेंस क्या होता है, चलिए समझ गया ना रिपोजिटरी के बारे में। चलिए अब जो है हम लोग समझेंगे, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब कॉन्फ्रेंस क्या है, कॉन्फ्रेंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक मीटिंग है, एक मिलना है। कॉन्फ्रेंस इज है ना, मीटिंग होती है, मीटिंग इन विच इंफॉर्मेशन इज गिवन, एक तरफ से कोई इंफॉर्मेशन या अपडेट जो उसमें पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको दी जाती है, कन्वे की जाती है, इसी से इसको कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। कन्वे मतलब देना, है ना, बताना। तो दिस इज अ मीटिंग इन विच एनी अपडेट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इवेंट इज कन्वेइंग टू अ ग्रुप, है ना, बाई समवन। तो इस तरीके की मीटिंग को क्या कहते हैं, कॉन्फ्रेंस कहते हैं, जिसको हिंदी में सम्मेलन बोलते हैं, कि सम्मेलन होते हैं, सम्मिलित होते हैं लोग किसी भी घटना के ऊपर जानने के लिए, कोई वहां बताता है कि क्या क्या हो। जैसे आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, जिसमें कोई व्यक्ति आता है और किसी घटना से संबंधित जानकारी प्रेस वालों को देता है, इसको कॉन्फ्रेंस कहते हैं। एजुकेशन में भी होता है, कोई मान लीजिए नया अपडेट आया, नया एजुकेशन पॉलिसी आया, उसको लेकर के जो एक्सपर्ट हैं, जो कमेटी है, वो लोगों में क्या करते हैं, बताते हैं, कॉन्फ्रेंस में अपडेट देते हैं। तो इसलिए
कॉन्फ्रेंस करते हैं। नेक्स्ट कोलिक्वियम क्या है और एक सिंपोजियम है, पहले ये समझ लीजिए। सिंपोजियम भी एक मीटिंग ही है। ये एक ऐसी मीटिंग है जिसमें एक एक्सपर्ट आता है और अपना प्रेजेंटेशन देता है और लोग उससे क्वेश्चन करते हैं, डिस्कशन करते हैं, ठीक है ना। ये ज्यादातर क्या होता है, जनरल होता है, यानी सिंपोजियम जो है इसमें एक प्रकार से कोई व्यक्ति आता है, किसी खास विषय पे अपना जो है जानकारी सामने प्रेजेंट करता है और उस पर ओपन फॉर क्वेश्चन होता है, उस पर फिर लोग क्वेश्चन करते हैं, ठीक। तो इस तरीके की मीटिंग को सिंपोजियम कहा जाता है। इसको या तो ऐसे भी कह सकते हैं निबंध संग्रह, इसको हिंदी में अगर आप सर्च करिएगा तो निबंध संग्रह का भी एक हिंदी में इसका मतलब होता है। जस्ट लाइक मैगजीन। मैगजीन क्या होता है कि आप अलग अलग जो विचार है या लेख है, जानकारी है, उसको एक जगह कलेक्ट करते हैं ना, तो उसी तरीके से सिंपोजियम का काम भी है कि कोई जानकारी है उसको सामने प्रेजेंट करना। तो सिंपोजियम का मतलब कलेक्शन ऑफ नॉलेज भी हो सकता है, ठीक। अब यही सिंपोजियम का जो और भी एकेडमिक, स्पेसिफिक एकेडमिक जगत के लिए जो यूज होता है उसी को कोलोकियम कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलोकियम भी कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि इसमें जैसे ये जनरल जनता होती है, इसमें वेल एजुकेटेड जनता होनी चाहिए, ऑडियंस जो होनी चाहिए वेल एजुकेटेड होनी चाहिए, जो उसके साथ डिस्कशन कर सके, उसको समझ सके। बस यही अंतर है सिंपोजियम में और कोलोकियम में, ठीक ना। अब नेक्स्ट देखते हैं सेमिनार और वेबिनार क्या होता है, ठीक। सेमिनार का मतलब और वेबिनार का मतलब क्या होता है? सेमिनेट मतलब फैलाना, बांटना, स्प्रेड करना। सेमिनेट मतलब सेमिनार सेमिनेट से बना है और सेमिनेट का मतलब होता है फैलाना, प्रसारित करना। तो कोई आइडिया, जैसे सीड्स है, कोई आइडिया कोई एक व्यक्ति, इसमें क्या होता है कोई एक्सपर्ट होता है या कोई पेपर लेके आता है और अपने अपने आइडियाज को वहां पे ओपन डिस्कस करता है, और जो ऑडियंस होते हैं वो क्या करते हैं, ये सुनते हैं, जानते हैं। इससे क्या हुआ कि ये ऑडियंस जब जहां जाएगा ये वो नॉलेज को लेके जाएगा, तो इस तरह से क्या हुआ, एक नॉलेज शेयर हो गया, स्प्रेड किया गया, तो इसी को सेमिनार कहते हैं। यही सेमिनार जब अगर वेब के थ्रू हो, इंटरनेट के माध्यम से हो, तो इसी को क्या कहते हैं, वेबिनार कहते हैं। क्योंकि उसमें हम आजकल देखिए बहुत सारे ऐप आ गए, जैसे जूम मीटिंग होता है, गूगल मीट होता है, उसके आधार पे वेबिनार कराया जाता है, ठीक ना। चलिए ये भी समझ में आ गया। अब वर्कशॉप क्या होता है, ये दो शब्द से वर्क एंड शॉप। ये क्या होता है वर्कशॉप, कि एक ऐसा मीटिंग जिसमें एक एक्सपर्ट या ट्रेंड व्यक्ति या निर्देशन में जब ऑडियंस प्रैक्टिकली एक्सपोजर लेता है कोई नॉलेज को। देखिए बाकी सिंपोजियम इस सब में क्या हो रहा था, सेमिनार में नॉलेज गेन कर रहा था, थियोरेटिकल सुन रहा था, लेकिन इसमें और मोर प्रैक्टिकल हो जाता है, कोई नॉलेज को प्रैक्टिकली करके सीखता है, समझता है। तो और भी कब, ट्रेंड या एक्सपर्ट जो है उसके सुपरविजन में, तो इसी को बोलते हैं वर्कशॉप। तो आए दिन आप देखते होंगे कि यूनिवर्सिटीज में वर्कशॉप आयोजित कराए जाते हैं, और उसमें कोई भी स्किल सिखाने के लिए या कोई नया टेक्निक आता है, नया जैसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग होती है, सॉफ्टवेयर आता है, उसको बताने के लिए, सिखलाने के लिए होते हैं। जहां गलती होती है वहां पे ट्रेन पर्सन उसको समझाता है, इसलिए वर्कशॉप का आयोजन किया जाता है। लास्ट हम लोग देख रहे हैं कि एक है ट्यूनिटिन। ये क्या है, तो ये एक सॉफ्टवेयर है, जो अमेरिकन सॉफ्टवेयर है, जो प्लेजरिज्म को चेक करता है। प्लेजरिज्म क्या है भाई साहब, तो ये प्लेजरिज्म एक प्रकार से चोरी है, कैसी चोरी, एकेडमिक चोरी है, शैक्षणिक चोरी। जब हम किसी की कला, किसी की ज्ञान को ले लें और उसको अपना कहने लगे, जैसे सामान चोरी कैसे कर लेते हैं, किसी और का सामान है उसको हम बिना ऑथोरिटी के, बिना उसको उस कॉस्ट को पे किए अपने पास रख लेते हैं, अपने तरीके से यूज करने लगते हैं बिना उसका पेमेंट किए हुए, तो चोरी कहलाती है। वैसे ही आज एकेडमिक जगत में क्या है कि हम इंटरनेट का जमाना है, कहीं भी किसी का पिक्चर, किसी का आर्टिकल, किसी की थ्योरी ले लेते हैं और उसके बाद हम अपना बना लेते हैं, जो आजकल शेरों और शायरियों के लिए ज्यादातर होता है। कहीं से गूगल पे सर्च किए और उसको फिर अपना नाम चिपका करके छाप देते हैं कि भाई मैंने लिखा है। तो इस तरीके की जो चोरी हुई इसी को प्लेजरिज्म कहते हैं, और इसको चेक किया जाता है। आजकल अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं जो बताता है कि आपने क्या क्या, कहां से या किस जगह से लिया है, ठीक। प्लेजरिज्म से जब पढ़ रहे थे तो इसी समय एक इंपॉर्टेंट बात होती है जिसको हम लोग रिसर्च इथिक कहते हैं। इथिक्स का मतलब क्या होता है ये समझ लेते हैं। इथिक्स का मतलब होता है कि एक ऐसा नॉर्म्स जो समाज के मोरल एंड जो सोशल वैल्यूज हैं उसका
क्या करता है, डिनोट करता है, उसी को इथिकल कहते हैं। तो इथिक्स और लॉ में अंतर है। एक चीज देखिए लॉ के आधार पे होती है और एक इथिक्स के आधार पे होती है, मॉरलिटीज के आधार पे होती है। और ये दोनों लॉ बेस्ड मतलब कि किसी समाज में कोई काम ऐसा हो जो लॉ के आधार पे हो, यानी कानून डिसाइड करता है कि वो लीगल है कि इलीगल है। ठीक, अगर मान लीजिए उस देश में वो नियम अलाउ है तो वो लीगल है, नहीं अलाउ है कानून के रूप में तो वो इलीगल कहलाती है। जबकि एथिक्स लॉ से ज्यादा क्या है, ब्रॉड है, ये वहां के कल्चर पे डिपेंड करता है। कोई चीज हो सकता है और ये जरूरी नहीं है कि जो लीगल होगा वो इथिकल भी होगा। हो सकता है ऐसे बहुत सारी चीजें जो लीगल तो हो लेकिन इथिकल ना हो, और ऐसे कई सारी चीजें कि इथिकल हो पर वो लीगल ना हो। तो ये चीजें कंट्राडिक्टरी। ये इथिकल यानी कि वहाँ के कल्चर और वहाँ के जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होते हैं उसके आधार पे जो सोशल एक्सेप्टेबल जो बिहेवियर या जो नॉर्म्स हैं या एक्ट हैं सोसाइटी में कैसे वो अपनी चीजें देखी जाती है, उसकी रिस्पेक्ट की जाती है, तो उसी को हम इथिक के रूप में देखते हैं। तो बहुत सारी चीजें, एक रिसर्च इथिक भी होती है कि आप जब भी रिसर्च करें तो इस बात का ध्यान रखें कि वो मोरल हो, जो उसमें पार्टिसिपेंट्स हो उनका कोई नुकसान ना हो, और इसमें अलग अलग जो इथिक्स हैं अलग अलग आज अप्रोचेस अपनाए जाते हैं। इसमें कोई करता है कि जो मॉरल ऑन्टियोलॉजी, डी ऑन्टियोलॉजी है, जो ये कहता है कि भाई हमको इथिक्स का ध्यान रखना चाहिए, जबकि दूसरा है वो कॉस्ट को ध्यान में रखता है, जिसको हम यूटिलिटी कहते हैं। कि भाई जैसे मान लीजिए कोई रिसर्च है और उसमें जानवरों का मान लीजिए कि उसके जान तक की कीमत देनी पड़ेगी उस रिसर्च करने के लिए, तो अब उसमें यूटिलिटी वाले ये कहते हैं कि हमको ये देखना है कि जो रिसर्च हो रहा है उसकी क्या कीमत होगी। अगर वो बेनिफिशियल है तब तो हम कर सकते हैं, लेकिन अगर ओवरऑल वो हार्मफुल है तो हम उसको नहीं करना चाहिए। मतलब वो हर चीज को यूटिलिटी के आधार पे तौलते हैं, जबकि कोई उसे मॉरलिटी के आधार पे तौलता है और कोई उसे प्रैक्टिकल बेनिफिट के आधार पे तौलता है कि अगर फायदा हो रहा है तो यू कैन डू इट, यू कैन गो अहेड। ठीक ना, तो ये आप रिसर्च एथिक्स से संबंधित बात हो गई। ठीक, इथिक्स में ही आती है रेफरेंसिंग की बात। अगर आपने कहीं से किसी भी कोई सोर्सेस कलेक्ट किया है या किसी से आपको फायदा पहुंचा तो आप उसको प्रॉपरली क्रेडिट दें कि हाँ मुझे इनके पिक्चर से, इनके टेबल से या उनके काम से मुझे मदद मिली है। ठीक ना, चलिए अब जो इसमें एक चीज और है, इम्पैक्ट फैक्टर। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इम्पैक्ट फैक्टर। ये क्या होता है? एक्चुअली जब आप रिसर्च या आर्टिकल कुछ भी आप जब लिखते हो तो ये पब्लिश होता है किसी जर्नल में, है ना। तो जब जर्नल में आपकी आर्टिकल पब्लिश होती है तो उसकी क्या वैल्यू है, या किसी भी ऑलरेडी आर्टिकल किसी जर्नल में है तो उसकी क्या वैल्यू है, क्या उसकी रिलायबिलिटी है, क्रेडिबिलिटी है, वो उसके इम्पैक्ट फैक्टर से मेजर की जाती है ना। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का, मान लीजिए सत्यपाल सर हैं, सत्यपाल सर ने कोई आर्टिकल लिखा, किसी जर्नल में गया और इस जर्नल को इतना लोग अच्छा मान रहे हैं या इसको अलग अलग जगहों पर रेफरेंस के लिए दे रहे हैं, अपने काम में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और इसको रेफरेंस दे रहे हैं। तो ये सब देखा जाता है कि उसकी क्या क्वालिटी है। ये क्वालिटी तय करती है उस आर्टिकल की, उस आर्टिकल के साथ साथ उस जर्नल की, कि हाँ इस जर्नल को लोग ज्यादा से ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं। तो इस तरीके को इम्पैक्ट फैक्टर करते हैं। और इसी में एक H10 है ना, एक G फैक्टर है, G इंडेक्स है। तो इस तरीके से ऐसे अलग अलग हैं। तो इसमें I10 है। तो ये सब बस क्या है, ये उसी क्रेडिबिलिटी के या किसी जर्नल या आर्टिकल की क्या वैल्यू है उसी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक ना। अब जो 10 वाला है उसका मतलब यही है कि बाकी लोगों ने इस आर्टिकल से 10 मिनिमम 10 लोगों ने क्या किया है, इसको रेफरेंस दिया है, इसका साइटेशन किया है। तो इसी को H10 का मतलब समझ में आता है, I10 या H10 जो हम कहते हैं। तो मुझे लगता है ओवरऑल हम लोग ने रिसर्च एप्टीट्यूड को बहुत अच्छे से कर लिया है। आप इसको अच्छे से देखिए। अभी हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं, मोटा मोटी समझ लेंगे। इसके बाद जल्दी हम इसका बैकबोन ऑफ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद MCQ और PYQ के माध्यम से प्रैक्टिस कराएंगे कि इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं और कैसे हम लोग वहां रिवीजन भी करेंगे कि ये क्वेश्चंस कैसे इन सारे कॉन्सेप्ट से घुमा करके पूछे जाते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। BHU वाले पे मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।